करना ही पड़ेगा। तो ये एक मेरी छोटी सी विचारधारा थी आत्म अनुभूति के ऊपर। अब हम सहानुभूति की ओर अग्रसर होते हैं। यह सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति का भाव पक्ष। समूह जोड़ता। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दो प्रत्यय लगे होते हैं। समूह जोड़ता सामूहिकता, समाज जोड़ता सामाजिकता। तो इस तरह से सामूहिकता का मूल प्रवृत्ति का भाव पक्ष है। मूल प्रवृत्ति का भाव। अब मूल प्रवृत्ति क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका प्रयास। यही तो हमारी जिंदगी का मूल भाव है। और अगर हम इस भाव को आत्मसात करते हैं और संपूर्ण दुनिया को एक परिवार के रूप में, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में देखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो निश्चित ही जो हमारे बॉस हैं उन्होंने जो कहा, देखिए नाम तो रॉस है लेकिन उनकी सोच देखिए। इसलिए ये सर्वविदित है, दिस इज ओमनी प्रेजेंट, दैट यस इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ असेटमेंट इन द फेवर ऑफ ह्यूमन बीइंग और द ह्यूमैनिटी, देन दैट डज नॉट कीप एनी बाउंड्री, एनी लिमिट ऑफ कंट्री ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में वे सारे लोग जो मानवता के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। हमें वो भी पल याद आते हैं जब हम आधुनिक काल में अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु संघर्ष प्राप्त करने की ओर अग्रसर थे। और एक ऐसा देश फ्रांस, जहां की क्रांति ने लोगों के जीवन में एक अलग तरह की अनुभूति कराया। और उस अनुभूति का कारण यह था कि लोगों ने वहां पे उन लोगों से छुटकारा पाने के लिए उन्हीं लोगों के बीच से कुछ लोगों को चुना जो जिनको समझ में आया कि नहीं, हमारे समुदाय के लोग, हमारे समाज के लोग, समाज के अन्य वर्गों के लोगों का शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं जॉन लॉके का, मैं बात करूं अबेसिए का, मैं बात करूं मॉन्टेस्क्यू का, मैं बात करूं रूसो का, ये सब वो फिलोसोफर हैं उस जमाने के जिन्होंने समाज को एक आईना दिखाया। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, उन्होंने कहा। फिलोसोफर यानी कि वो दार्शनिक जो समाज का दर्शन लोगों को कराते हैं, दिखाते हैं कि देखो भैया यही समाज है, यही समाज की रीति रिवाज है। क्या आप इस रीति रिवाज से वाकिफ हैं? या ये आपके अनुकूल है, या आप इसे अपने प्रतिकूल मान रहे हैं और इसको अनुकूल बनाने के लिए आप परिस्थितियों से संघर्ष करना चाहते हैं? तो ये बिल्कुल ठीक। एक और है ड्रेवर, इनका क्या करना है? यह दूसरे के भावों और संवेगों केवल देख लेने पर अनुभव करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यस, what kind of nature we belong, that depends whenever we meet to any other our unknown or known or familiar person, and after looking his or her face we can understand the condition of that person. क्यों सर, क्या हुआ? क्यों आपका मुंह लटका हुआ है? क्या बात है? आप काफी ज्यादा हर्षातिरेक से परिपूर्ण है। क्या आपकी सोच है? क्या कुछ घटनाएं घटित हुई हैं? लगता है आज आपके जीवन में कुछ खास हुआ है। इन चीजों की अनुभूति हम तभी कर सकते हैं जब हम इससे योग्य बने कि कैसे हम इन चीजों को पढ़ सकने, समझ सकने में सक्षम होंगे। और ये हमारे जीवन कौशल का एक अभिन्न अंग है। देखिए, sympathy is far greater than when I was in class 10, I also read there the poem Sympathy, और वहां हमने पढ़ा Sympathy far greater than gold, वहां हमने पढ़ा। और मुझे बच्चों को क्लास में सरकारी बुक में पढ़ाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमने देखा कि भाई जो कवि है वो करा रहा है। कुछ लोग, बगल से एक व्यक्ति जा रहा है
कहानी की आवाज सुन रहा है, जा रहा है, पूछ रहा है कि भाई क्या बात है, ठीक है घबराइए मत, सब ठीक ठाक हो जाएगा, इतना कहना चाहिए। फिर दूसरा व्यक्ति आता है और वो पोएट के सॉबिंग को सुनता है, एंड दैट मोमेंट द सॉबिंग एक्सप्रेस्ड बाय द poet was so much full of stressless that the person take decision to stay back with the poet for a few hours or few days, और वो वहां रुककर उसकी सेवा शुश्रूषा करना शुरू करता है, उसकी देखभाल करता है, उसके माथे पर गीले कपड़े को डालता है, उसे ज्वार से मुक्त कराने का प्रयास करता है, उसे दर्द मुक्त करने का प्रयास करता है। और अगले दिन जब कभी इस योग्य हो जाता है या सोचने समझने लगता है कि मैं कल क्या था, किन परिस्थितियों से गिरा था और आज मैं क्या हूँ, और ये व्यक्ति हमारे जो बगल में बैठे हैं ये महानुभाव कौन है, और जब उनको पता चलता है कि इन्होंने हमारी सेवा शुश्रूषा की है पिछले 24 घंटे से, तो उनका कहना है कि भैया अगर कोई मुझे तकलीफ में कुछ खरीदने के लिए पैसा दे देता है और मैं उसका पैसा वापस कर देता हूँ तो ये तो बड़ा चुकाना हो गया, लेकिन हाउ कैन आई पे बैक द सर्विस विच इज पेड बाय यू फॉर द लास्ट 24 hours? That is why we can say sympathy is far greater than hope. सहानुभूति का कोई जवाब नहीं, सहानुभूति को लौटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इसलिए हमें मानव के साथ बिना किसी भेदभाव का सहानुभूति रखनी चाहिए और हर पल हर क्षण हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम कैसे उनकी सेवा करें। सहानुभूति यानी संवेदना, दया, हमदर्दी, यह किसी व्यक्ति की ऐसी संवेगात्मक प्रक्रिया है, संवेगात्मक प्रक्रिया, द प्रोसेस बेस्ड ऑन आवर सेंसिटिवनेस, जो दूसरे लोगों, जीवों, वनस्पतियों या फिर प्राकृतिक संसाधनों पर केंद्रित होते हैं। हम कह सकते हैं कि इसका विधान अपनी तरफ नहीं होता, इससे दूसरों के अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाना के, तो इसमें दूसरों के प्रति हमारी चिंताएं शामिल होती हैं। ठीक है, हम जो है सो है, हमें जो बनना है सो बन गया। क्या हम किसी और को अपने से बेहतर बना सकते हैं, अपने से बेहतर राह दर्शा सकते हैं? क्या उसे इस बात के लिए राजी कर सकते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो आगे चल करके तुम्हारे जीवन के उद्देश्य प्राप्त हो जाएंगे? ये मानवता की सबसे बड़ा सेवा होती है और इसे हमें हर हाल में पूर्ण करना चाहिए। तो मित्रों, थोड़ा सा सहानुभूति में कुछ और चंद शब्दों की ओर अग्रसर हूं और देखें, दो शब्दों का मेल सह एवं अनुभूति, सहानुभूति, जो हमें जिस तरह की अनुभूति होती है खुद से, वो सहानुभूति को दर्शाता है। सहानुभूति का अर्थ है कोई दूसरा हमारे दुखों, जैसा यहाँ पर अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, दुखों समस्याओं के प्रति समान अनुभूति प्रकट है। क्योंकि हम लोग इस एक दिवसीय ट्रेनिंग सेशन को खास करके विशेष करके हिंदी विषय पर केंद्रित है, इसलिए ये मेरा प्रयास है कि आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के शब्दों का ही इस्तेमाल करें और अपने इस प्रशिक्षण सत्र को ज़्यादा से ज़्यादा सरल और सहज बनाएं। देखिए, यहाँ एक बड़ी बात क्या है, आप माने या न माने आपकी मर्जी, सहानुभूति पाने वाला याचक और देने वाला दाता। मैं इन समस्याओं से घिरा हुआ हूं और अगर किसी व्यक्ति से मैं ये कहता हूं और वो व्यक्ति मनोभूति से पूर्ण है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को, अगर वो व्यक्ति मानवतावादी है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को हमसे सहानुभूति होगी और वो व्यक्ति हमारा साथ देने के लिए तत्पर होगा। तो जब देने के लिए यानी कि दाता बन गया, और जो कुछ अपनी समस्याओं को रख रहा है, यानी कि उसे अगर
हिडन फॉर्म में कहा जाए तो वो एक निश्चित याचक यानी मांगने वाले के रूप में है। ये इसे स्पष्ट नहीं किया जा सकता, इसे शब्दों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, नहीं तो सहानुभूति का अर्थ ही परिवर्तित हो जाएगा, परंतु इस रूप में इसे देखा जा सकता है। सहानुभूति किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार को समझने की क्षमता है, जबकि सहानुभूति किसी अन्य व्यक्ति के दुख, देखिए इसमें हम सहानुभूति को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करते हैं। पहले व्यक्ति के व्यवहार को समझने की क्षमता और दूसरे व्यक्ति के दुख पीड़ा में सहयोग करने की क्षमता। जैसे हमने यहाँ देखा, जब मैं सिंपैथी पोएम की बात कर रहा था तो हमने देखा कि एक व्यक्ति मिला, कुछ सांत्वना भरे शब्द कहे, लेकिन एक वो व्यक्ति जो ये निर्णय ले लिया कि इस व्यक्ति के साथ हमें स्टेप बैक करना है, हमें इसके दुखों से रूबरू होना है, दो चार होना है और इसके स्वस्थ होने की हमें कामना करनी है, और इसके लिए हमें चाहे किसी भी तरह की सेवा क्यों न प्रकट करनी पड़े। आराम के क्षण में निद्रा आ ही जाती है, थोड़ा सा हम अपने निद्रा पर काबू रखें तो बेहतर होगा। सहानुभूति एक शब्द जिसका प्रयोग अक्सर दूसरों के लिए एक प्रकार की चिंता के लिए किया। क्यों है? आजकल आप काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं। एक सामान्य उदाहरण, एक सामान्य परिवार, सामान्य समाज, दो मित्र आपस में बातें कर रहे हैं तो एक मित्र पूछता है दूसरे मित्र से कि आजकल आपके चेहरे पर चिंताओं की लकीरें ज्यादा नहीं स्पष्ट होने लगी। तो दूसरा मित्र क्या कहता है? हाँ यार क्या करें, हमारे जो पड़ोसी हैं वो प्रसाद जी, वो ऐसे, उनके घर में कुछ समस्याएं हैं, उनके बच्चे बाहर में पढ़ते हैं और कई दिनों से उनका कोई खोज खबर नहीं मिला, इसलिए वो चिंतित है। यानी कि देखिए, उदाहरण कोई भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, नो मैटर। कहना ये है कि क्या हम अपने आस पास पड़ोस के वातावरण से के प्रति विज्ञ हैं? क्या हम उनकी समस्याओं के प्रति सज्ज हैं? क्या हम उनके दुखों के निवारण को तर्ज कर सकते हैं? अगर ऐसी विचारधारा हमारे पास है तो निश्चित ही ये मनो अनुभूति के बाद जो सहानुभूति है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। अब आइए हम बात करेंगे समस्या समाधान। अब समस्या समाधान में हर एक जो फैक्टर है जीवन कौशल के, उसमें अनेक हमारे महान व्यक्तियों ने, महान लोगों ने, शिक्षाविदों ने अपने अपने विचारों से हमें अवगत कराया है। और इस पर भी आप देख रहे हैं थॉमस एवरिस समस्या के समाधान के पक्ष के बारे में क्या कहते हैं? समस्या समाधान किसी कठिनाई या जटिलता का एक पूर्ण संतोषजनक हल प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया नियोजित कार्य। स्पॉन्सर्ड, ये नियोजित है, मुझे ये करना है। उसमें मात्र तथ्यों का संग्रह करना या किसी अधिकृत विद्वान के विचारों की तार्किक स्वीकृति निहित नहीं, वरन यह विचारशील चिंतन की प्रक्रिया। वह व्यक्ति निश्चित ही बड़े ही जिम्मेदार और संवेदनशील और सजग होता है जो अनेक तरह के विचारों के प्रति निरंतर जागरूक रहता है। उसके हृदय में सोते बैठते उठते जागते हर समय कुछ ऐसे विचारधाराएं चलती रहती हैं, पनपती रहती हैं जो समाज के लिए, मानव के लिए हितकारी साबित होती है। इसमें हम शीघ्रता न करें, अपने विचारों को देखें, अपने सोच को अपनावें और उस सोच के आधार पर किस तरह से एक सुसंगठित, एक सभ्य, एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं, कैसे लोगों में उन स्किल्स का
क्रिएशन कर सकते हैं जो लोग निश्चित रूप से अब तक ऐसे विचारधाराओं से अवगत नहीं हुए। निर्णय कार्रवाई का एक तरीका है जिसे सचेत रूप से वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए चुना जाए। आनंद फानंद तरीके से निर्णय लेना। अभी हम समस्या के समाधान पर हैं, तो अभी हम समस्या के समाधान पर ही कुछ बातें करेंगे, उसके बाद निर्णय लेने पर आएंगे। तो समस्या का समाधान ऐसा नहीं है कि आज हम यहाँ बैठे हैं तो इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई जो हमारे समस्याएं समाज में है उसका समाधान, या जो हमारे जीवन में समस्या है उसका समाधान करना है। हमें लगता है कि मानव जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक हम निरंतर समस्या समाधान की ओर अग्रसर हैं। तभी तो याद कीजिए मनुष्य के जीवन का वो जब हम आगे में के रूप में, फिर उसके बाद से धीरे धीरे हमारे लाइफ में डिफरेंट टाइप्स की चीजें जो है वो इन्वेंटेड हो गए। पहिए का आविष्कार, आग का आविष्कार, जल की प्राप्ति, खेती की प्राप्ति, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब चीजें आने लगी। और धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इन संसाधनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ जो दैनिक जीवन की समस्याएं हमारे सामने आती गई उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहते गए और उनका समाधान भी करते गए। तो ऐसा नहीं है कि आज हम समस्या के समाधान के लिए प्रयास करते हैं, जी नहीं। जब से हमें ये मानव जीवन प्राप्त हुआ, चाहे जिस रूप में हम शुरू में हों, तब से लेकर अभी तक निरंतर यह प्रक्रिया चलती आ रही है और कोई शंका नहीं है कि यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। प्राचीन काल से चली आ रही। प्राचीन काल के अनुसार सुकरात, सेंट थॉमस समस्या समाधान विधि के प्रवर्तक रहे। यदि सोक्रेट्स की अगर बात हम करें तो एक इतनी छोटी सी घटना कि सोक्रेट्स ने क्या किया। सोक्रेट्स प्रीचर तो थे ही, एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे। बाजार में खड़े होकर के लोगों को बताना कि इस राज्य में अनेक समस्याएं हैं, जो शासन प्रणाली है वो बिल्कुल ही अलग तरीके का है, ये सिर्फ मानव के शोषण के लिए है, इसमें मानव का हित का कोई बात नहीं है। हम सभी को इस बात पर ध्यान देना है और आगे चल करके हमें अपने जीवन में इस तरह की कुर्तियों का निदान प्राप्त करना है। और नतीजा क्या हुआ कि जिस तरह से वो समाज में जागरूकता प्रयास करने का, जागरूकता लाने का प्रयत्न कर रहे थे, उन्हें द बाउल ऑफ पॉइजन, विष का कटोरा भी आत्मसात करना पड़ा, प्राप्त करना पड़ा, पीना पड़ा, निगलना पड़ा। आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएंगे तो मीरा ने विष पिया, मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कुछ कर सकते। समस्या का समाधान करने के लिए हमें अनेक तरह के समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। अपने जीवन को हमेशा खतरे में डालना पड़ता है, क्योंकि हमारा एक स्वभाव है, द नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी, और फॉर द सर्विंग ऑफ ह्यूमैनिटी वी कैन डू whatever are needed, doesn't matter if I am going to sacrifice myself. हम अपने तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित सोचता हूँ देश की धरती तुम्हें कुछ और भी। तो हमारे पास जो भी है, अगर हम वाकई में मानवता के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति सहयोग की भावना से है, तो हमें अपने जीवन के जो वस्तुएं हैं, हमारे भौतिक जीवन के पूर्ण करने के लिए वो कोई मायने नहीं रखते। हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है मानवता की सेवा। आधुनिक काल के अनुसार जॉन डेवी ये कहते हैं कि समस्या समाधान विधि पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें शिक्षक, थोड़ा सा हम क्लासरूम की बात कर लें, इसमें शिक्षक विद्यार्थी के समक्ष पाठ्य वस्तु से संबंधित समस्याएं रखता है और छात्र उस समस्या को सीखे गए नियमों, सिद्धांतों और अनुभव समाधान करने का, और अनुभव के आधार पर समाधान करने का प्रयास करता है। ये एक बहुत बड़ी बात है।
कि समस्या का समाधान हम करते हैं जब हम समस्याओं के प्रति वाकिफ होते हैं, जब हम समस्याओं से रूबरू होते हैं, जब हम समस्याओं से अवगत होते हैं, और तब ये हमारा ज्ञान, ये हमारी सोच, हमारी विचारधारा, ये हमारा स्किल हमें इस बात पर मजबूर करता है कि हम जो समस्या हमारे सामने रखी गई है शिक्षक के द्वारा, अगर शिक्षक समस्या रखता है तो हमें लगता है कि निश्चित ही कहीं ना कहीं शिक्षक ने पहले उस समस्या को और समस्या के समाधान के उपाय भी स्पष्ट किए होंगे, और तब उसके बाद से छात्रों में क्या ये विचारधारा, छात्रों ने इस विचारधारा को क्या प्राप्त किया, क्या छात्रों ने अपने जानकारी का बोध करा सकते हैं, इसके जांच के लिए शिक्षक छात्रों के सामने समस्या रखते हैं और वे जानने का प्रयास करते हैं कि हम छात्रों को समस्या के समाधान प्राप्त करने में किस हद तक सफल हो। तो ये हमारे भर कक्षा का भी एक अति महत्वपूर्ण कार्य है, जो जीवन कौशल का एक महत्वपूर्ण अंग है कि किस तरह से शिक्षक क्लासरूम में अपने छात्रों के बीच उन्हें इस बात के लिए प्रेरित कर, हाउ द टीचर्स हैव टू इंस्पायर द स्टूडेंट्स to make themselves able or capable to solve out the problems which have been facing by them at present. इसके अधिक निहितार्थ हैं, आधुनिक काल के अनुसार जॉन डीवी है, समस्या समाधान विधि पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें शिक्षक विद्यार्थी के समक्ष पाठ्य वस्तु से संबंधित समस्याएं रखते हैं और छात्र उस समस्या को सीखे गए नियमों, सिद्धांतों और अनुभवों के आधार पर समाधान करने का प्रयास है। इससे क्या फायदा होता है, क्या इसका रिजल्ट होता है? एक वाक्य और देखिए इसके परिणाम पर, जिससे उनके जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान वह आसानी से कर सके। अगर हम देखें तो ये समझ में आती है कि इसका छात्र को अगर हम कुछ सिखा रहे हैं या हमने जो कुछ पढ़ा, क्या आज हम स्कूल में पढ़ें या एक दो वर्ष पहले स्कूल कॉलेज में पढ़ें, हमारे शिक्षा लिए हुए स्कूली कॉलेज शिक्षा लिए हुए हमें बहुत वर्ष बीत गए, और इतने वर्ष बीतने के बाद भी निरंतर सतत एवं प्रयत्नशील होते हुए प्रक्रियाओं से परिपूर्ण हम प्रगतिशील हैं कि अपने छात्रों को किस रूप में उनका ज्ञान वर्धन कराएं, उनको समस्याओं के समाधान से रूबरू कराएं, और अगर ऐसा कराते हैं तो उन्हें इस बात के लिए भी प्रेरित करें कि आप अपने समस्या समाधान के ज्ञान को आने वाले भविष्य में भी इसको उतना ही निहितार्थ बनाकर रखेंगे, सकारात्मक बनाकर रखेंगे, जो दूसरे मानवों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा हितकारी और उपयोगी हो। इसका मूल उद्देश्य छात्रों में, एक और बात, इसका मूल उद्देश्य छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना है, जिससे वो हल ढूंढने के लिए प्रेरित है। कभी कभी बड़ी कक्षा में ऐसा होता है कि हम लोग क्लास कर रहे हैं और कोई अति आवश्यक कार्य आ गया और 2-4-5 मिनट के लिए हमें क्लासरूम से बाहर जाना पड़ा, तो हम क्या करते हैं? सुनो छात्रों, मुझे कार्यालय से बुलावा आया है, एक अति आवश्यक कार्य है, कुछ ही पढ़ो, पश्चात में फिर उपस्थित हो रहा, तब तक आप एक काम करो, इसको सुनो, इसको बनाओ, इस पर ध्यान दो। और जैसे ही हम उस कार्य को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करके वहां से निकलते हैं, छात्र ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि हाउ वी हैव टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो उनमें एक ये गुण उत्पन्न होती है, विकसित होती है, ये सोचने पर उन्हें मजबूर करता है कि भैया शिक्षक ने तो हमें ये समस्या दे दी है, हमें इसका हल कैसे करें। तो क्या ये कम बड़ी बात है कि हम छात्रों को इस बात पर मजबूर करें कि छात्र ये सोचे कि ये समस्या है तो इसका समाधान कैसे, और छोटी छोटी समस्याओं के समाधान
समाधान करते करते निरंतर आगे बढ़ते हम बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करना शुरू कर देते हैं। हम निरंतर शिक्षा प्राप्त करते करते बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं, निरंतर छोटे छोटे काम करते करते बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियां लेकर बहुत बड़े स्तर पर हम समस्याओं का समाधान करना शुरू। अगर हम जिले के जिलाधिकारी की बात करें, पुलिस अधिकारी की बात करें, राजनीति के क्षेत्र में अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, उनके कैबिनेट की बात कर रहे हैं, इस तरह से अनेक क्षेत्र है जहाँ बड़े बड़े लोग हैं। अपने विद्यालय में अपने हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारे जो प्राचार्य हैं, उनकी जिम्मेदारियों की बात कर लें कि वे कैसे समस्याओं का समाधान करते हैं। ये सब कहीं ना कहीं हमने तो कहीं ना कहीं सीखा और आज हम इस योग्य हो गए हैं कि इसे हम दूसरों को भी सिखाने के योग्य बन गए हैं और हमारा ये निरंतर प्रयास रहता है कि उन्हें भी हमसे बेहतर बनना है, हम ऐसा कुछ। सीवी गुड एक स्कॉलर हैं, उनके अनुसार समस्या समाधान विधि निर्देश की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों, जैसा ध्यान दीजिए शब्दों पर, द कंडीशन फुल ऑफ चैलेंजेस, चुनौतीपूर्ण स्थितियों की सृजन द्वारा प्रोत्साहित किया जाता, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जहां पर हमारा टेस्टिंग मोमेंट की बिजनिंग हो जाती है। हमसे जो बड़े अधिकारी हैं या अगर हम अपने क्लासरूम में हैं तो आज हमारे मन में ये बात आई कि चलो देखते हैं छात्रों के बीच में कि पढ़ाई के अलावा जो सब्जेक्ट का कंटेंट है उसके अलावा उनकी रुचि, उनकी इंटरेस्ट किन किन क्षेत्रों में है और वो किस तरह से उन क्षेत्रों में आगे चल करके उस क्षेत्र के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ अपना निपुणता हासिल कर सकते हैं। तो स्वतः एक इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करना जहाँ पर कि हम इस बात से अवगत हों कि भैया हमें एक सेल्फ क्रिएटेड कंडीशन को इस्टेब्लिश करना है एंड वी हैव टू आस्क आवर स्टूडेंट्स हाउ वी विल हैव टू सॉल्व आउट दिस प्रॉब्लम। We know the solution of problem, but we have to make our tone with the tone of a student and the rhythm of a student, and we have to think ourselves feeling ignorance towards that matter, that yes, let's come together and have the solution of this problem. छात्रों आइए आपके साथ हम भी बैठते हैं, हमें भी लगता है कि इस समस्या का समाधान के लिए कुछ रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं मैं भी कंफ्यूज हूँ, हालांकि मैं जानता हूँ इसका समाधान, लेकिन चूंकि हमें छात्रों को एक अलग रास्ते पर ले जाना है, एक अलग मोड़ पर ले जाना है, तो वहां पर कहीं ना कहीं हम छात्रों के साथ मिलकर छात्र की विचारधारा को अपनाएंगे और कहेंगे कि चलो छात्रों, हमें भी लगता है कि कुछ यहाँ समस्याएं हैं और इसका हमें समाधान करना चाहिए। जीवन कौशल के रास्ते में जो 10 दिशा निर्देशों की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें हर एक दिशा निर्देश बड़ा ब्रॉड है, बड़ा ही डिपेंड है और स्टैंडर्ड है। इसको प्रस्तुत करने के लिए अगर देखा जाए तो एक फैक्टर को प्रस्तुत करने के लिए घंटों समय चाहिए, लेकिन हम लोग एक संक्षिप्त रूप में अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं और उस अभिव्यक्ति के माध्यम से आपके समक्ष हम प्रस्तुत भी कर रहे हैं कि कैसे ये जीवन कौशल हमारे जीवन के लिए अति उपयोगी है। कुछ एक दो और पॉइंट के बाद से हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। तो समस्या समाधान के बाद से आइए हम आते हैं, अब देखिए जो ये समस्या समाधान है इसमें एक हमारे विद्वान है, क्योंकि मैं स्कॉलर की बात कर क्यों कर, वी हैव टू इंस्पायर आवरसेल्फ, हमें अपने आप को प्रेरित करना है और कभी ना कभी वो भी किसी न किसी के प्रेरणा स्रोत से वो भी उन्होंने सीखा हो, तो क्यों नहीं हम उनके विचारधारा को अपने जीवन में लाएं और उसको फिर अपने आने वाले जनरेशन के सामने प्रेजेंट करें, पास करें। हम जानते हैं कि ज्ञान जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रेषित की जाती है और इस तरह ज्ञान का दायरा निरंतर पथ पर आगे चलता जाता है। तो जॉन जॉनसन के अनुसार मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का
मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का सर्वोत्तम ढंग, द बेस्ट स्टाइल, उसकी वास्तविक समस्याओं को प्रस्तुत करना तथा उसको उनके समाधान के लिए अवसर एवं स्वतंत्रता प्रदान करना। और यही तो मैं बता रहा हूं कि हम एक क्लासरूम के इन्वायरमेंट में कैसे अपने स्किल के ऊपर, अपने कौशलता के ऊपर इस तरह से समस्याओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करें कि हमारे छात्र को लगे कि वाकई में यह शिक्षक इस समस्या के प्रति गंभीर है और वो भी चाहते हैं कि हम सब साथ मिल करके इस समस्या का समाधान हो। तो हमारी सीरियसनेस, हमारी गंभीरता, हमारी सोच उस तरह के वहाँ पर इन्वायरमेंट को क्रिएट करना कि बच्चे काफ़ी उससे प्रभावित हो और वे भी तन और मन से उस समस्या के समाधान के प्रति जागरूक हो। इस चीज़ को दर्शाता है। थोड़ा सा इसके गुण और विशेषताओं की बात कर लें, फिर हम निर्णय लेने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर होंगे। समस्या समाधान विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। जैसे मैंने क्या कहा कि हम थ्रू मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, हम छात्रों के मन को पढ़ेंगे क्लासरूम में कि छात्रों का इस समय मूड क्या है, उनकी मन की दशा क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि छात्र विषय वस्तु को पढ़ते पढ़ते काफ़ी बोरिंग फील करने लगते हैं, तो हम उनको कुछ नई, जैसे मैंने कहा, इनोवेटिव एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम उनके मनोभाव को पढ़ेंगे कि क्या वाकई में आज जो छात्र हैं वो पढ़ने के प्रति ज़्यादा गंभीर है या उनकी सोच है कि आज कुछ नया किया जाए। और ऐसे में अगर शिक्षक के द्वारा जैसे ही इस बात की उद्घोषणा होती है कि अरे आज कुछ नया करने को मिलेगा, तो ये छात्रों के मनोमस्तिष्क पर एक नया विचारधारा को लाता है और वे अंदर से हर्ष से परिपूर्ण हो जाते हैं कि चलो आज हम लोग क्लास में कुछ नया करें। तो ये एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। और दूसरी बात जो मैंने कहा कि हम खुद को अनभिज्ञता के साथ उसमें शामिल करेंगे ताकि उनको लगे कि हाँ, सर भी कहीं ना कहीं इसके प्रति कंफ्यूज है और उन्हें भी हमारे साथ मिलकर के इस समस्या के समाधान का उपाय ढूंढना है। और तब देखिए छात्रों का इन्वॉल्वमेंट मोर देन 100%, इट्स माई क्लियर ओवर द स्टूडेंट्स दैट दे हैव टू गिव देयर एफर्ट अप टू 100%। तो इस तरह का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करना और उनको उसको दिखाना। दूसरा है समस्या समाधान विधि छात्र केंद्रित है। फिर हम कहें कि हम सब कभी ना कभी छात्र थे और आज भी हम लोग छात्रों के साथ हैं। आने वाले समय में हमारे बाल बच्चे भी छात्र हैं और छात्र रहेंगे। इसलिए ये सोचना कि ये किस पर निर्भर है, दिस इज टोटली कॉन्सेंट्रेटेड ओवर ए स्टूडेंट, छात्र केंद्रित है। कैसे इसको हम लोग देखते हैं, जरा इस पर भी बात करते हैं। इसमें छात्रों के सामने समस्याएं रखी जाती है और छात्र, यहाँ दो शब्दों पर ध्यान दीजिए, छात्र क्या करते हैं, अपनी बौद्धिक और मानसिक क्षमता और शक्ति से समाधान का प्रयास करते हैं। और बौद्धिक और मानसिक, बौद्धिक तो समझ में आती है, जो ज्ञान उन्हें दिया गया, जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया, जो शुरू उन्होंने प्राप्त कर लिया, जो ट्यूशन उन्होंने प्राप्त किया है शुरुआत करने का। लेकिन मानसिक, तो मानसिकता क्या है, क्या हम इस तरह के अपने मेंटेलिटी को एडॉप्ट करके क्लासरूम में बैठे हैं कि व्हाट एवर थिंग्स विल कम बिफोर अस वी विल हैप्पीली एंड आल्सो विथ एंथुसियाज्म वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व आउट दैट प्रॉब्लम्स। तो मनुष्य को मानसिक रूप से, चाहे हम हो, चाहे छात्र हो, चाहे दुनिया में कोई, किसी कार्य के बारे में सोचते हैं और हम चाहते हैं कि इसके उद्देश्यों को पूरा करें, तो मानसिक रूप से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना। हम अगर मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि समय आने पर हम उससे हट सकते हैं, हम अपने निर्णय को बदल सकते हैं। आफ्टर पोजीशन द एबिलिटी
we started understanding, oh my God, this is such a tough work, I am not able to solve this work. तो मेंटल, हमारी मेंटलिटी कैसे है, हमारी मानसिकता कैसे दृढ़ता है कि नहीं हमारी मानसिकता में किसी काम को करने के लिए, ये दर्शाता है। और उसके बाद से दूसरी है हमारी बौद्धिक क्षमता, यानी कि हमारी जो ज्ञान की क्षमता है, जो हमने सीखा है, उसके आधार पर क्या हम इन चीज़ों को समाधान के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, क्या हम इनका समाधान ढूंढ सकते हैं। इसे कहा देखा जाए तो एक छात्रों के समक्ष चैलेंज भी है, चुनौती भी है कि क्या हम वाकई में छात्र के कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, और अगर पूरा कर रहे हैं तो निश्चित हम समाधान का प्रयास करेंगे। ये अलग बात है कि हम अपने समाधान के प्रयास में कितना हद तक सफलता अर्जित करते हैं। यह विधि छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करती है। फॉर व्हाट पर्पसेस यू आर गोइंग टू स्कूल माय डियर चिल्ड्रन, माय डियर सन, if you are not able according to the standard of your classroom to solve out this such type of riddle problem, then for what purposes you are going to attend your classroom? A parent, a guardian can ask his or her child or children, what is your achievement? If the things are not available there, if the sources are not available there, तो कहने का मतलब है कि listening this type of sentences from their family members, they started thinking that yes, we have to create the feeling of responsibility. If we are not responsible, चाहे हमारे छात्र, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे आसपास के जो पड़ोसी हैं, वो हमारी सरकार, हर एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों से बंधा पड़ा हुआ है, अगर वो अपने उत्तरदायित्व की भावना, if the person is not going to feel the sensation of his or her responsibilities, accountability, then from where we will have to make the society a civilized society, a developed society. इस विधि के प्रयोग से एक और खास बात, आखिरी खास बात इस पॉइंट का, इस विधि के प्रयोग से तर्क वितर्क का शक्ति का विकास होता है। टू ग्रो आवर नॉलेज, द लॉजिक, द आर्गुमेंट, द डिस्कशन also play a very important part, also important role. सर ये ऐसे नहीं हो सकता है, सर इसका तो ये फॉर्मूला है, सर ये ऐसे बन सकता है, नहीं तुम नहीं जान रहे, उसको करने के लिए इस तरह से अपनाना पड़ेगा, नहीं सर जरा देखिए ना, मैंने ये फॉर्मूला अपनाया, मैंने इसे ऐसे लिखा, सर आपने जो लेख के बारे में बताया, सर आपने ऐसे ऐसे बताया, मैंने ऐसे लिखा। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ डिस्कसिंग इन अ क्लासरूम। हैव एन आर्गुमेंट विद टीचर, बट argument must be in a healthy environment. There should not be any reason of being biased with each other. हम ऐसा अपने अंदर ईगो न पालना शुरू करें एज ए टीचर कि अगर छात्र कुछ ऐसा बता रहा है जो तर्कपूर्ण है, जो उचित है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अरे ये तो हमारी बातों को गलत काट रहा है, तो हम किसी न किसी तरह से उसे गलत कर। This could never happen. A child can understand the thing which is out of our mind. कुछ चीजें छात्रों के मन में होती है, जानकारी में होती है, जो हमारे पास नहीं होती, because we know the power of knowledge is not limited. तो ऐसा नहीं होता है। और आइए अब हम निर्णय लेने की प्रक्रिया की ओर चले। निर्णय लेने की प्रक्रिया और आखिर में हम चलेंगे सृजनात्मक सोच। उसके पश्चात हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेकर के अपने प्रकाश जी को आमंत्रित करेंगे। तो निर्णय लेना, जरा सा ध्यान देखिए, निर्णय हम कब लेते हैं? ये एक बड़ा सामान्य सी बात है। अगर हम आउट ऑफ आवर कंटेंट अगर बात करें, व्हेन वी टेक डिसीजन, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ टेकिंग डिसीजन? होता क्या है कि हम जब किसी विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं और हमें जब कंक्लूजन पर पहुंचना होता है, द रीचिंग ऑन द कंक्लूसिव पॉइंट इज
And if once the decision has taken, it should not be changed. Because if you started thinking that yes, this decision is not right, not proper, not appropriate, and we have to change our decision, it means you never change the policy of having decision. You are not mentally prepared, your ability is not on that level where you are made be able to have any kind of decision yourself or herself and himself. तो हमें निर्णय लेने की प्रक्रिया पर भी सोचना है कि निर्णय कैसे लेना है। सभी चीजों को सोचकर, जानकर, विचार करके बाजार में हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, एक वस्तु कई दुकानों पे बिकती है, एक वस्तु कई ब्रांड की होती है, एक वस्तु का मूल्य कुछ और, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और होता है। तो क्या हम जाते हैं और झटपट ले लेते हैं? जी, किसी भी विषय पर। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है। इस टेक्नोलॉजी तकनीक के दौर में अगर हम किसी वस्तु को परचेज करने के लिए मार्केट में होते हैं और मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज लेना है, तो क्या हम देखते हैं? उसके स्टेबिलिटी को देखते हैं, उसके प्रॉपर फंक्शन को देखते हैं, उसके ब्रांड को देखते हैं, उसके औचित्य को देखते हैं, उसके क्रेडिबिलिटी को देखते हैं। और अंततोगत्वा इफ वी गॉट 100% satisfied, then we have to take decision that yes, this thing is much more important for me for what I am in this market. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अगर कहा भी जाता है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो धंसाए। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया इट इज नॉट द वर्क ऑफ हरी। कहा जाता है कि हेस्ट मेक्स बेस्ट। इट्स अ प्रोवर्ब, जल्दबाजी का काम शैतान है। इसलिए हमें अगर कोई कहता है कि सोच लीजिए क्या करना है और तुरंत हम निर्णय लें, इट मे बी रॉन्ग, इट मे बी इन डाइवर्स कंडीशन। निर्णय लेने से पहले हमें 100 बार विचार करना है, सोचना है, तब किसी विषय पर निर्णय लेना है। और ये हमारे जीवन कौशल का एक अति महत्वपूर्ण अंग है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ स्किल। निर्णय लेने का शाब्दिक अर्थ काट देने से लगाया जाता है। जरा सा ध्यान दीजिए, ये क्या मैंने कहा? काट देना। अभी मैंने जो आपके सामने एग्जाम्पल रखा मार्केट है, और कोई भी, चाहे आप मोबाइल खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, रेफ्रिजरेटर, जो भी आप खरीदते हैं, उसमें आप क्या करते हैं? अनेक तरह के ब्रांड को देखते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं अगर आप 2-3 मित्र हैं। और अंततोगत्वा आपके मित्र जो आपको एडवाइस देते हैं, जो हमें एडवाइस देते हैं, बावजूद इसके हम एक काट देने की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। काट देना मतलब ये चीजें निरर्थक हैं, सदुपयोगी नहीं है, इनका वैल्यू उतना नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, इसलिए हमें इन सब को हटाकर इस चीज को लेना है। ये हुआ काट देने की प्रक्रिया। यानी कि आफ्टर इग्नोरिंग सो मच थिंग वी आर ऑन द कंक्लूजन दैट यस दिस थिंग इज प्रॉपर, यही है राइट चॉइस बेबी, और हमें इसी को प्राप्त करना है। अब ये सामान्य सी बात है कि निर्णय क्या है? एक चयन प्रक्रिया है, इट्स ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, और हम सिलेक्शन के ऊपर निर्णय लेने की बात करते हैं। मतलब हम क्या करना या क्या करना नहीं चाहते हैं, इस पर निर्भर करता है। सपोज दैट एक निर्णय लेने की प्रक्रिया को हम घर के सदस्यों के साथ जोड़ना चाहते हैं। एक शब्द है जिसका हमने कल भी जिक्र किया था, प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्लासरूम भी होता है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन भी होता है, डेमोक्रेटिक हमारा फैमिली भी होता है। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक फैमिली? जिस फैमिली में 2, 4, 5 सदस्य होते हैं, जिसमें माता पिता एवं बच्चे होते हैं, अगर बच्चे इस योग्य होते हैं कि वे माता पिता को किसी विषय पर एडवाइस कर सके, सलाह दे सके, अपने विचारों से उन्हें अवगत करा सके, तो निश्चित ही हमें उनके बातों को, उनके विचारों को सुनना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए, और वे क्या कह रहे हैं, क्या उनकी बातें उचित है या नहीं, उसके बाद हमें निर्णय लेना चाहिए। ऐसे करने से
पता है निष्कर्ष क्या निकलता है? घर के अंदर जहां पर 4-5 सदस्य हैं, each and every person continue his or her satisfactory labor. What decision have been going to be taken by the parents, they are totally agreed with that type of decision, and this may be the process of belonging the development of that kind of things. ये भी हो सकता है। अगर हमें बेटा कुछ और कहता है, बेटी कुछ और कहती है, पत्नी कुछ और कहती है, पिता कुछ और सोचते हैं, तो ये अलग अलग थिंकिंग जो है ये घर को डिस्ट्रॉयबल बनाता है, कंफर्टेबल नहीं बनाता है। तो हम विचारों को जाने सुने और एक निष्कर्ष पर पहुंचे और उस निष्कर्ष के जरिए ये बताने का प्रयास करें कि ये सबके हित में है, सबके लिए है, एंड दैट इज व्हाई द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन इज मस्ट मोर इम्पोर्टेंट इन द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर लाइफ स्किल। और अब हम अपने आखिरी मुकाम पे आते हैं जिसका नाम है सृजनात्मक सोच। इसको एक रूप में देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे? क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थिंकिंग का है आप, या फिर क्रिएटिविटी का है, सृजनात्मकता का है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग इधर भी एक नजर डालें, फिर हम यहाँ भी आते हैं। सृजनात्मक कौशल का आशय मस्तिष्क उद्वेलन कि मन में तरह तरह की विचारधाराएं चलती रहती है, सोच चलती रहती है, अरे ये करना है, नहीं ये करना है, नहीं वो करना है, नहीं ये बेहतर होगा, नहीं वो बेहतर होगा। ये क्या होगा? मतलब कि द क्रोशन, हम क्या है, द क्रोशन ऑफ माइंड, मस्तिष्क का उपद्रव, इसे कह सकते हैं। आशय मस्तिष्क उद्वेलन की उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी एक विषय पर अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। उन विचारों के आधार पर नवीन एवं उपयोगी वस्तुओं और घटनाओं का सृजन होता है। देखिए यही तो एक नई विचारधारा की बात है कि वर्षों से एक ही विचारधारा, एक ही ढर्रे पर हम चलते आ रहे हैं, और इस तरह के लाइफ सेटलमेंट से वी गॉट बोर्ड। हम लोग बहुत ऊब चुके हैं। हमें कुछ अपने जीवन में नई विचारधारा को लाना है, नई सोच को लाना है, नई प्रक्रियाओं का निर्माण करना है, और इसके लिए हमको एक इस तरह का क्रिएटिविटी को इमर्ज करना है जो हम सबके लिए कुछ ब्रिंग सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू थिंग इन आवर लाइफ। एक और है सीए ब्राउन का, ये तो संप्रेषण की बात आ जाएगी। हम अभी हम चल रहे हैं सृजनात्मक सोच के ऊपर, और देखा जाए कुछ पल और हमारे साथ। सृजनात्मक सोच एक है विद्वान बीने के अनुसार एक व्यक्ति, जरा देखिए कैसे सृजनात्मक कार्य को अंजाम दिया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें कारपेंटर, आप एग्जाम्पल ले लें गोल्ड स्मिथ, आप एग्जाम्पल ले लें उस मूर्तिकार, उस शिल्पकार, उस आर्किटेक्चर। ये सब क्या करते हैं? हमारे पास अगर एबिलिटी है, हम कहते हैं इंजीनियर से कि हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कीजिए जो घर अपने आप में सबसे अलग है, सबसे नए तरीके से निर्मित, वो बिल्कुल कुछ थोड़ा अलग हट के दिखे। अलग हट के दिखे मतलब क्या? एक नई सोच, एक नई निर्माण कौशल को वो प्रदर्शित करे, और देखने वाले देखे तो कहें कि हाँ ये बिल्कुल हट के है, ये सबसे अलग है। मूर्तिकार क्या करता है? अपने निश्चित संसाधनों के दम पर, बल पर वो तरह तरह के मूर्तियों का रूप स्वरूप का निर्माण करता है, अलग अलग तरह की मूर्तियों का निर्माण करता है। ये क्या है? उनका अलग अलग डिजाइन एस्टैब्लिश करता है। हम अगर सरस्वती पूजा में माँ सरस्वती की प्रतिमा का परचेज करने जाते हैं, क्रय करने जाते हैं, तो हम मूर्तिकार से ये उम्मीद रखते हैं कि अच्छा ये मूर्ति देख रहे हैं, इसमें थोड़ा ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे होगा, ये बिना करूँ ऐसे होगा, यहाँ जो ये बैठा हुआ है, डग जो बैठा हुआ है, इसका ये अलग रूप हुआ, तो थोड़ा देखने में और देखेंगे। और मूर्तिकार कहता है कि यस आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं प्रयास करूंगा अपने सबसे अच्छे स्तर पर कि मैं आपके उम्मीदों पर खरे उतरूं। तो ये सृजनात्मक
सोच का एक स्वरूप है कि कैसे हम एक ही लकड़ी से तरह तरह के उपकरण, तरह तरह की चीज़ों का निर्माण कर देते हैं। ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम किस तरह के नए क्रिएटिव सोचों से ओत-प्रोत हैं, किस तरह के स्किल हमारे अंदर शामिल है। एक है वैद, उनका कहना है, जरा सा उन पर देखें, उनका कहना है कि सृजनात्मक सोच के विभिन्न क्षेत्र होते हैं। अब देखिए, सृजनात्मक क्षेत्र के विभिन्न सोचों के बारे में हम थोड़ा सा देखें। विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्रिएटिविटी लाई जा सकती है? बहुत कुछ लाई जा सकती है, क्यों नहीं लाई जा सकती? जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेंशन एंड रिसर्च, तरह तरह के आविष्कार और अनुसंधान, ये क्या है? ये सृजनात्मक कार्य के, सृजनात्मक विधि के ही एक उदाहरण है। कि साइंस के अंतर्गत एक समय जब हम रॉकेट का जो लॉन्चिंग करते थे वो साइकिल पर करते थे, आज उसके लिए हरिकोटा, इसरो जैसे संस्थाएं बन रही हैं। उन संस्थाओं से सारी दुनिया हमसे सहयोग मांग रही है और अलग अलग देशों के सैटेलाइट को हम अपने लॉन्चिंग प्लेस से छोड़ते हैं, स्पेस में भेजते हैं। तो ये क्या है? ये आज हमारा क्रिएटिविटी इन द फील्ड ऑफ साइंस कहाँ आ गया? आज हम इस योग्य हो गए हैं कि कई दूसरे देशों को भी हम जो फाइटर प्लेन है, जो तरह तरह के वेपन्स है, वो उनको हम प्रोवाइड कराएं, जबकि कुछ समय पहले ये नहीं था। तो ये क्या है? एक नेतृत्व, एक विचारधारा, एक सोच, भारतीय जनमानस जो हमें इस बात के लिए उद्वेलित करता है कि नहीं, हमें हर हाल में एक नई सोच, एक नई विचारधारा का पालन करना है और राष्ट्र को एक नई विचारधारा के साथ, नव निर्माण के साथ प्रगति के पथ पर आगे ले जाना है। कला कौशल की बात कर ले, विज्ञान की बात, संगीत, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, इसमें भी अलग अलग तरह के सर्च होते हैं और अलग अलग तरह की कलाओं से हम लोगों का मनोरंजन करते हैं। अपने लिटरेचर को, अपने कल्चर को इनके जरिए भी हम प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। खास करके अगर हम सोशल साइंस के स्टडी की बात करें तो सोशल साइंस के स्टडी को हमारे सीबीएसई नॉर्म्स के अनुसार जो कहा गया है उसमें कई रोमांटिसिज्म फैक्टर्स डाले हैं। रूमानीवादी कल्पना, रोमांटिसिज्म, इमेजिनेशन के आधार पर भी उसको डील करने का कहा गया है, जैसे गीत के जरिए, संगीत के जरिए, नृत्य के जरिए, फोक लोर, फोक डांस, these all are the factors. By using these all, we can convince the student by the different form of our social science. तो सामाजिक अध्ययन भी ये रूमानीवादी कल्पनाओं पर भी आधारित है। आप देखिए, एक मैं आपको उदाहरण दूं, भारत माता। क्या दुनिया में किसी और देश को हम माता के नाम से जानते हैं? तो ये हमारे उस विचारधारा का द्योतक है कि हम कैसे एक नए विचारधारा को प्राप्त करते, एक नई इनोवेटिव वे को अपने माइंड में लाते हैं और एक तस्वीर बनाते हैं आज़ादी पूर्व एक महिला का, जो कोई खास महिला नहीं होती, वो सबसे अलग हटकर महिला होती है, और उसके द्वारा लोगों के मनोमस्तिष्क में ये बैठाने का प्रयास करते हैं कि ये एक तस्वीर है जिसे आपको जानना है और ये आपके देश की माता है, इन्हीं को आप भारत माता या भारत भूमि के रूप में आप इसे पहचानेंगे। फ्रांस की बात करें तो एक हमारे बहुत ही नामी गिरामी फिलोसफर है जिनका नाम है फ्रेडरिक सॉरी। ये जो फ्रांस के बहुत बड़े फिलोसफर हैं फ्रेडरिक सोरी, ये 1840s के डिकेड में, क्योंकि फ्रांस की जनता त्रस्त है मोनार्किज्म से, तो मोनार्किज्म से मुक्ति दिलाने के लिए फ्रेडरिक सोरी कुछ इमेजिनेटिव वर्ल्ड का क्रिएशन करते हैं और इस वर्ल्ड में वो कई चीज़ों का निर्माण करते हैं, जिसमें वो एक निर्माण करते हैं द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस स्वतंत्रता की देवी से, स्वतंत्रता की मूर्ति से आप भीगे होंगे। और होता क्या है कि इसे चौराहे पर रख दिया जाता है। अलग अलग देश के लोग जो उस समय इंपीरियलिज्म के अधीन थे, साम्राज्यवाद के अधीन थे,
आ रहे हैं उस लंबी लंबी ट्रेनें बनाकर खड़े हैं, ट्रेनें कतार बनाकर खड़े हैं, अपने अपने देश की झंडा, अपने अपने देश के कपड़े पहने हुए, वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उस मूर्ति के पास आते हैं, मूर्ति को सजदा करते हैं, अपने सिर झुकाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? Which kind of activity is this? It means the man, the philosopher whose name is Frederick Sorry. The Frederick Sorry is totally determined himself that yes, we have to present a world full of republican and democratic way that the man could imagine this, and in coming days they have to create this world on real way on the earth. इस देश के लोग प्रजातांत्रिक और गणतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण करें, साम्राज्यवाद से मुक्ति पाए, दोहन से और शोषण से मुक्ति पाए। और ये जो मूर्ति है ये उसी का प्रतीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अगर आप देखें तो उनको दो ही हाथ सामान्य महिलाओं की तरह, इन वन हैंड व्हाट इज देयर? द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, एंड इन अदर हैंड देयर इज द चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। These things are how much important for the people who have been made themselves exploited by a system which is known as monarchical system. तो ऐसे चीजों से मुक्ति पाने के लिए हमारे फिलोसफर नए नए सृजनात्मक वर्ग सोच लाते रहते हैं और लोगों को उससे रूबरू कराते रहते हैं ताकि लोग उसके बारे में जाने, समझे और उसके आधार पर वे अपने विचारधारा को परिवर्तित करने के लिए अपने को डिटरमाइन करें। सिर्फ देखने से और सुनने से नहीं होता। वी हैव टू क्रिएट डिवोशन टुवर्ड्स आवर मदरलैंड, टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। वी हैव टू डिटरमाइन आवरसेल्फ दैट यस एट एनी कॉस्ट व्हाट प्रॉब्लम्स आर दे गोइंग टू बी स्टैंड और व्हाट काइंड ऑफ हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल्स विल बी देयर, डजंट मैटर, हु केयर? I have to care only, I have to achieve my goal. I have to form our nation state. And in this way, we have to create some different type of innovative work which are very important to find out our goals. तो मेरे मित्रगण, अब हम अपने इस संबोधन के निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं और हम अब अपने मित्र प्रकाश सर को आमंत्रित करेंगे कि वे यहाँ आए और अपने विचारों से हम सबको संबोधित करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थोड़ा सा चेंज लेंगे हम लोग, क्योंकि कहा गया है कि बदलाव प्रकृति का शाश्वत सत्य है और बदलाव होता भी है, इंसान खोजता भी है। दूसरा, मानव मन की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, वो ये है कि वह रिटर्निंग खोजता है। तो बहुत समय से हमारे बड़े सर रविशंकर सर आप लोगों को जीवन कौशल के संबंध में अपनी मूल्यपरक बातों से अवगत करा रहे थे, जिसके तहत उन्होंने आत्मानुभूति, सहानुभूति, समस्या समाधान, निर्णय लेना और सृजनात्मक सोच 10 जीवन कौशल में से 5 पर उन्होंने अपने विचार रखे और हम लोगों को लाभान्वित किया। बदलाव ये है या रिटर्निंग ये है कि इन 5 जीवन कौशल से जुड़े कुछ प्रश्न हैं मेरे दिमाग में, और अब आप लोगों का टर्न है। वैसे तो गतिविधि के लिए सेकेंड सेशन है, लेकिन थोड़ा सा तो हम कुछ वाक्य बोल रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए स्लाइड फिर से है। हम कुछ वाक्य बोल रहे हैं, आप बताएं कि किस वाक्य में इसमें का कौन सा जीवन कौशल झलकता है।
वाक्य हो सकते हैं, मुहावरे में पंक्तियाँ हो सकती हैं, संस्कृत का श्लोक वगैरह हो सकता है। अब लिख ही दे रहे हैं। मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं हूँ ना, मैं ही तो हूँ, और मैं कौन हूँ। आपको इन 5 वाक्यों में क्या जो अभी तक वर्णित है, 5 ये या उधर से यदि आप कुछ समझ रहे हैं, जैसा कि सर ने कहा कि ये वो विषय है जिसमें सभी लोग जानते हैं इसके संबंध में। 10 जीवन कौशल में से कुछ दिख रहा है